अब टेक्नोलॉजी सर पुराने ज़माने की, मैं क्या करूँ। ओके, यहाँ तक का मतलब इतना बुरा क्यों आ रहा हूँ मैं कैमरे में। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ। अच्छा, रेट लॉ बहुत सिंपल है। एक मिसाल है, सिंपल सा रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ। मुझे दो चीज़ें मिला के तीसरी चीज़ बनानी है। दो चीज़ें मिला के क्या बनाना है। अगर दो चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उसी पर डिपेंड करता है कि तीसरी कितनी तेज़ी से बनेगी। कॉमन सेंस की बात है, यस और नो। तो रेट लॉ सिंपल सा यही है। रेट लॉ क्या कहता है हमारे पास कि जो भी रेट है, जो भी क्या है रेट है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है। रिएक्टेंट हमेशा कम से कम दो होते हैं, कम से कम। वैसे एक पे भी हो सकता है कुछ खास कंडीशंस के अंदर, लेकिन फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं, ए है और बी है। और इसके अलावा ये कांस्टेंट होता है हमेशा, जब भी आता है वो तो कॉमन सेंस की बात है ना। यानी डेरिवेशन करवाता हूँ जल्दी से मैं ना। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी के, ए और बी के, क्लियर है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो के, ए और बी। यस, कोई सवाल है? कोई सवाल है किसी का? सिंपल सा लॉ है कि रिलेशन बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन, कोई चीज़ कितनी है उस पर डिपेंड करता है रिएक्शन कितनी तेजी से होगा। क्लियर है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ए है और बी है, ए है और बी है। अब ए और बी जितना ज़्यादा होगा उतना सी बनेगा। कॉमन सेंस की बात है ना। ए कम होगा सी कम बनेगा, बी कम होगा सी कम बनेगा, ए ज़्यादा होगा सी ज़्यादा बनेगा, बी ज़्यादा होगा सी ज़्यादा बनेगा। ये जो बनना है ये रिएक्शन है, डिपेंड किसी पर कर रहा है ए और बी कितना है, कितना है ये कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कि ये सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ मैं, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। ओके, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों एक ही है। क्लियर है। ओके, अच्छा बेटा, ऑनलाइन वाले सारे अभी अभी आए, तो मैं इनको थोड़ा सा हाव नाव दे देता हूँ। थोड़ा सा अभी यहीं से कंटिन्यू करें, बाकी मैं आपको रिपीट करता हूँ। ओके, यहाँ तक का मतलब अंडरस्टूड है, ब्रेन में आ गया। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आती है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शनल, अच्छा एक बात और है, इसको ए बी किया मैं एम एन एन लिख दूँ, क्योंकि बुक में नोट्स में एम एन एन लिखा हुआ है यहाँ पर ना। ठीक है, पावर यहाँ पर मैंने लिखी एम, और यहाँ पर मैंने लिखा एन, यहाँ पर मैंने लिखा एम, यहाँ पर मैंने लिखा एन। अच्छा एक बात याद रखिएगा बच्चे, अब आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किससे आते हैं बेटा? ऑर्डर होता क्या है बस ये समझ लें ज़रा। ऑर्डर का नीड क्या है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की नीड हमें तब होती है अगर हम डबल कर रहे हैं कोई चीज़। समझना ज़रा ये वाली बात, ज़रा वर्ड्स, मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। हम कोई चीज़ डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन तो बढ़ेगा, रिएक्शन तो बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है ना। लेकिन कितना बढ़ेगा? डबल कर रहे हैं तो डबल हो रहा है, डबल कर रहे हैं तो 4 गुना बढ़ रहा है, या डबल कर रहे हैं तो 8 गुना बढ़ रहा है। ये अलग अलग कंडीशन जी दिया है। क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, ऑर्डर जितना एक चीज़ बढ़ाने से रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा तेजी से बढ़े। ऑर्डर 1 में ये डबल करोगे वो भी डबल होगा, ऑर्डर 2 में ये डबल करोगे रिएक्शन 4 गुना होगा, ऑर्डर 3 में ये डबल करोगे रिएक्शन 8 गुना होगा। लॉजिक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऑर्डर रिएक्शन की स्पीड,
ठीक है। ऑर्डर 1 में हम एक चीज़ को ट्रिपल कर रहे हैं तो रिएक्शन 3 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। ऑर्डर 2 में एक चीज़ को हम 3 गुना कर रहे हैं, रिएक्शन 9 गुना बढ़ रहा है रिएक्शन। और एक चीज़ को हम ऑर्डर 3 में हम 3 गुना करें तो वो 27 गुना बढ़े। कितने गुना बढ़ रही है? ऑर्डर 0 भी होता है। ऑर्डर 0 में क्या होता है, एक चीज़ को 10 गुना बढ़ाओ, 20 गुना बढ़ाओ, कम कर दो, ज़्यादा कर दो, फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क ही ऐसा कब होता है? बहुत रेयर कंडीशंस में होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, पता है ना क्या है? सबको पता है फोटोसिंथेसिस भी तो रिएक्शन ही है ना। ओके बेटा, ऑनलाइन में सारे अपना नाम बताइए। ओके, और बोर्ड पे जो जो लिखा हुआ है मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। इनमें से कुछ पूछना है किसी को तो पूछने जल्दी से ना। आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है, सब मुझे बता दें जल्दी से। ओके, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त मौजूद है, पानी हर वक्त मौजूद है। क्या वो 24 घंटे चीनी बना रहा होता है, ग्लूकोज बना रहा होता है या फिर ऑक्सीजन बना रहा होता है? नहीं ना। तब बना था जब सूरज की रोशनी हो। तो यानी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, इजी है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सनलाइट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सिंपल फॉर्मूला बाकियों का आप क्या करोगे? ऑर्डर रिएक्शन के हम सिर्फ क्या करते हैं? एडिशन ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। ओके, सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। इजी है, यानी कि हम खाली क्या करेंगे? एम और एन को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? ऑर्डर एम प्लस एन। ओके, ये आपका एक फॉर्मूला है और ये आपका दूसरा है। ये दो इस्तेमाल होते हैं आपके ना। अंडरस्टूड? क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ यहाँ पे कहाँ से आ गई भाई? भाई हाफ लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। हाफ लाइफ पता ना क्या होती है? आगे नोट में हाफ लाइफ लिखी हुई है, हाफ लाइफ इस चैप्टर का नहीं है भाई, ये फिजिक्स का टॉपिक है, आपकी बुक में नहीं है ये ना। ओके, इसे इग्नोर करें। ओके, कंप्लीटली इग्नोर करें, हाफ लाइफ को इग्नोर करें। एक्टिवेशन एनर्जी बता रहा हूँ मैं क्या होती है। और ये आर्हीनियस इक्वेशन कहाँ से आ गई इसमें? हाँ, ये इसकी है, ये इसकी, ठीक है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी नाम से क्या आ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी किसी को पता है क्या होती है ये? अच्छा, नाम से क्या लग रहा है क्या होगी ये? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? वो हमारी एनर्जी जो, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, समझ रहा? रोलर कोस्टर देखिए कभी? रोलर कोस्टर में क्या होता है? पहले ऊपर धक्का देना पड़ता है ना। एक बार धक्का दे दो फिर जूं 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 चलती रहती है। स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़े थोड़ी सी। आ रही बात समझ में? देखो, रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी तक कम ही होगी और ज़्यादा ही होगी। ये वाली बात सिंपल से रखें। रिएक्शन जब भी स्टार्ट होता है, ये वाली बात दिमाग में रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। ओके बेटा, रिएक्शन जब भी स्टार्ट होता है, एक होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक होगा उसका एंडिंग पॉइंट। उसकी स्टार्ट में एनर्जी इतनी थी, एंड में एनर्जी इतनी है, एंड में एनर्जी इतनी है। तो क्या मतलब? हाइड्रोजन होती है, धमाका करके पानी बन जाती है। उसके स्टार्ट में एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी क्या थी? कम, तभी तो धमाका हुआ है ना। लेकिन क्या सारे हाइड्रोजन बड़े बड़े फटती रहती है? नहीं ना। इशू ये होता है, यहाँ पे एनर्जी है, ये एनर्जी का चार्ट है और ये टाइम है। टाइम ले लें फिलहाल आसानी के लिए ना। होता क्या है, हम उसको पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम पहले उसको एनर्जी क्या करते हैं और फिर बाद में उसकी एनर्जी कम आती है। ओके, ये जो एनर्जी है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये? इजी है, यानी कि वो एनर्जी जो मैं उसको दूंगा तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ेगा। यहाँ तक का मतलब इजी है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
ओके बेटा कोई इशू नहीं, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा ना करूँगा मैं ना, 2-4 लोगों को और आने दें, बोर्ड अप करने से पहले रिपीट कर दूंगा मैं ना। अच्छा मिनिमम का मतलब क्या होता है बेटा, बच्चों का सवाल, मिनिमम का मतलब क्या होता है? बेटा सिर्फ एक ही बच्चे को पता था क्या? मुझे एक सवाल ये नहीं आती, क्लास में आवाज़ क्यों नहीं आती है? आपको सब समझ में आ रहा है? आपको सब क्लियर है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? मैं पूछ लूँगा किसी से भी। ओके एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा शॉर्ट में, थोड़ा फास्ट में। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? जितनी स्पीड ज़्यादा उतना रेट ज़्यादा, ओके? ये किसमें पढ़े? काइनेटिक्स के बारे में। स्पीड और रेट कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन स्पीड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ भाग के थोड़ी जा रही ना, तो यहाँ पर रेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? रेट की, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है? यानी कोई चीज़ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से कम हो रही है। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन आगे जा रहा है, पहले वाली चीज़ कम हो रही होगी, बाद वाली चीज़ बढ़ रही होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ईजी है यहाँ तक? ओके इसी तरीके से जब हम बात करेंगे आपके रेट लॉ की, रेट लॉ भी ये वाली बात बोलता है, जितना रिएक्टेंट ज्यादा हो, ए और बी यहाँ पे शुरू में मौजूद चीज है, बाद वाली नहीं, शुरू वाली, ठीक है? जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा उतना रेट ज्यादा होगा। रिएक्टेंट की कोने का जो पीछे नंबर लिखा हुआ होता है रिएक्शन है, उसकी पावर में लिखते हैं। एक बार जरा मैं लिख के दिखा देता हूँ, एम ए प्लस एम बी आफ्टर रिएक्शन क्यू सी, ये क्यू बल्कि एक काम करते हैं, क्यू यहाँ मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है? आर ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, सी आपकी रिएक्टेंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इजी है, ये सब क्या है? नंबर ऑफ मोल। ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने बोर्ड के ऊपर ना। सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके अब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट के ऊपर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कोई ना कोई इज इक्वल्स टू आ जाता है और कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? कांस्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल सा है, आपने पावरों को ऐड कर देना है, पावर्स को क्या कर देना है? ऐड कर। जो भी रिएक्शन रिएक्टेंट की पावर सबको हमने क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 सब आ जाते हैं इसके अंदर ना। बस एक छोटा सा क्लियर कर लिया है, दोबारा मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। हम एक चीज़ को इग्नोर करते हैं, रेट जीरो को, ऑर्डर जीरो को। ऑर्डर जीरो वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर कोई एनर्जी सोर्स पर डिपेंड करता है, किसी एनर्जी सोर्स पर डिपेंड करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, फोटो रिएक्शन की एक मिसाल दे रहा हूँ। डिपेंड इस पर रिएक्टेंट जो होता है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये इस्तेमाल होकर कुछ और बनता है, कुछ और बनता है, उसको छोड़ें। ये दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतना रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें सनलाइट की नीड पड़ती है। ये रिएक्शन सनलाइट पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो टेक्निकली देखा जाए तो ऑर्डर 2 होना चाहिए ना, 1 + 1, लेकिन ये होता कौन सा? ऑर्डर 0। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नहीं है? मिसाल मैं आपको देता हूँ। फोटोसिंथेसिस हो रहा है हमारा, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और ये मिलके कुछ बनता है, ये मिलके कुछ, ये जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए ना, यही होता है ना, ये मैं पढ़ाता हुआ आया हूँ अभी। लेकिन मतलब ये रिएक्शन तब तक नहीं होता जब तक सनलाइट ना आए, जब तक सनलाइट ना आए, यहाँ तक मतलब। तो यानी ये रिएक्शन इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता, ये सनलाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो यानी कि ये ऑर्डर 0, ऑर्डर वैसे देखने में तो ऑर्डर 2 लग रहा है ना, ये 1+ की पावर इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, तो पावर 2 हो गई टोटल। M1 है, N1 है, तो टोटल ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन ऑर्डर 0 है, ऑर्डर 0 है। बेटा ये लारेब आपका नाम है मेरे ख्याल से, ठीक है? आपको समझ में आ गया, और अम्मार आपको भी समझ में आ गया। बस आज 2 ही बच्चे हैं, 5 बच्चे बैठे हुए हैं, एक तो मेरा मोबाइल है, बाकी 4 कौन है? नेम बताएं अपने अपने ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हो गई सबको? अच्छे से क्लियर हो गई? अच्छा जी। अच्छा हाफ लाइफ, मैंने हाफ लाइफ जो है ना फिजिक्स का टॉपिक है, बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, ओके? मिस प्रिंटिंग है। आज हमारी कोशिश ये है कि हम चैप्टर 10 और 11 भी कंप्लीट कर लें, ओके? क्योंकि मुझे आपका चैप्टर 12 थोड़ा स्लोली पढ़ाना है। अच्छा आर्हीनियस इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन है बाय द वे ना, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है।
ये मैं वर्बली समझा तो लेता हूँ मैं, लेकिन ये इतना कोई मुश्किल है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा ना। के डिपेंड करता है, के क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट, के क्या है, सबको दिख रहा है। ये डिपेंड करता है ए पे और ई पे। ई आपका एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, पावर है इसकी ना, इसकी पावर है -e ए डिवाइड बाय आर टी। कहाँ से आया, क्यों आया, ये इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल नहीं है। किसी को कॉपी करना कॉपी कर लें। मैं इनकी वैल्यूज़ क्या क्या ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ बोर्ड। ऑनलाइन में किसी को कोई मसला, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, है ना। ओके, बेटा फिजिकल क्लासेस की जो लोकेशन है, फीस वगैरह तो आपको रिसेप्शन से पता चल जाएगी। मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, आपको गाइडलाइन दे दूंगा, और कोचिंग के नंबर मैसेज कर दें, तब भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। ओके, लोकेशन हमारी नाज़ाबाद की है, नाज़ाबाद सकीसन के पास। ओके, हाँ मैं ये बता रहा था आपको। ओके, तो बेटा इसमें के तो आपको पता ही क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट। ए क्या है हमारे पास, ए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाता है ये। अब ये बड़ा मज़ेदार है, आप लोगों को पता नहीं है क्या है, मैं बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, बड़ा निकालने के तरीके का अलग होता है, वो क्या तरीका है वो नहीं बता रहे, होता क्या ये बता देता हूँ मैं आपको। कितने पार्टिकल्स टकरा रहे हैं और कितनी बार टकरा, एक सेकंड में कितनी बार टकरा रहे हैं, एक सेकंड में तो पार्टिकल टकराएंगे तो रिएक्शन होगा ना, उसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। बाकी ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या कहलाता है, ये बोर्ड पर लिखा नजर आ रहा है सबको, एक्सपोनेंशियल। ये कॉपी कर ले बेटा, वो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है ना, एमसीक्यूज में आ गया तो परेशान हो जाओगे। ओके, इसके अंदर जो है आर है वो कांस्टेंट है, और है गैस कांस्टेंट। बल्कि एक नहीं होता है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसको ना। ई ए तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, और टी आपका टेम्परेचर है। ओके, और ये आर आपका फैक्टर होना चाहिए। यस, हाँ आर गैस कांस्टेंट है। यस, कोई सवाल है। हाँ वो ब्लैक मार्कर से लिख दूंगा मैं, इसीलिए पूछा, नज़र आ रहा है। अभी इसको तो कॉपी करें, नेक्स्ट टाइम ब्लैक मार्कर से कर लूँगा मैं। एवरीवन, यहाँ तक का मतलब। ओके भाई, लारेब एंड पता नहीं कौन कौन ऑनलाइन है, तो पता भी नहीं है। खैर बेटा, उसके सामने तो इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल उसके सामने ही है। ये अल्लाह भला करे, ये बेकरी कौन सी, शराज बेकरी के बराबर में आई थिंक दूसरा इंस्टीट्यूट बना हुआ है, उसके बराबर के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट बना हुआ है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ ई के लिए छोटा सा ए लिखा हुआ है। ओके, आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 10 जो है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, चैप्टर 10 बहुत आसान है, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट, पीवी का जो एनआरटी होता है, वो जो आर जो कांस्टेंट होता है ना, ये वो है। यार ये अच्छा सवाल पूछा है आपने, उम्मीद नहीं थी कोई पूछेगा, नहीं बहुत अच्छा सवाल है। देखो एक्सपोनेंशियल में चीज़ें बढ़ती हैं ना, ई की पावर कुछ भी हो, पावर बढ़ती नहीं, जब नेगेटिव पावर होती है तो वो कम होती है। ये ई के साथ नेगेटिव नहीं है, ये ई की पावर में नेगेटिव है। आ रही बात समझ में, आप ये वाली बात समझिएगा ज़रा। यानी कि जितना ये रिएक्शन होता जा रहा है उतना रिएक्शन स्लो होता जा रहा है। जब पावर होती है ई की तो वो रिएक्शन यूँ जाता है ना, ईजी है। ई की पावर माइनस के अंदर रिएक्शन ऐसा जाता है, ईजी है। यानी शुरू में रिएक्शन तेज हो रहा है, नहीं उल्टा बोल दिया, सॉरी, ये रिएक्शन ऐसा जाता है,
आ रही है समझ में? यानी शुरू में रिएक्शन तेज है और एंड में रिएक्शन कम हो रहा है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसकी पावर अगर मैं माइनस इन्फिनिटी कर रहा हूँ यानी कि अपॉन में इन्फिनिटी हो जाएगी, अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगी यानी कि 0 हो जाएगा। समझना ज़रा, इसको मैं इस तरह से करके लिख सकता हूँ 1/e⁻⁡. ओके, आ रही बात समझ में? ये इस तरीके से, ये पावर नेगेटिव नहीं है, अपॉन के अंदर लिखा हुआ, ये समझ लें आप। ओके, वालेकुम अस्सलाम हानिया। ओके, इजी है यहाँ तक? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया आपको? ओके, अच्छा ये वाली बात बड़ी मज़े की है बेटा, ये ग्राफ ये सारे अलग अलग हैं, इनको समझना आना चाहिए। इनको समझना, एक लॉगरिथमिक ग्राफ होता है, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, एक इनवर्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, एक 1 - ET का ग्राफ होता है। जो लोग फिजिक्स वाले हैं, बल्कि फिजिक्स वाले सभी होते हैं, सब पढ़ते हैं फिजिक्स, उनको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये याद कर लें, वरना आपके जितने भी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं ना, साइन थीटा कोस थीटा वाले, याद है? कैपेसिटर वाले चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर है, उनमें कंफ्यूज होंगे आप ना। ई की पावर अगर नेगेटिव हो तो क्या है? ई की पावर सिंपल हो तो क्या है? 1 - e की पावर नेगेटिव हो तो क्या है? 1 - e हो तो क्या है? ग्राफ कैसा बनेगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। खैर ये अभी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चैप्टर 10 पे जा रहे हैं। चैप्टर 9 में कोई सवाल? एनीवन? कोई सवाल? कल सबने टेस्ट दिया था केमिस्ट्री का? नहीं दिया था भाई? केमिस्ट्री का टेस्ट कैसा था? आसान था, मुश्किल था? किसको लग रहा था मुश्किल? बेटा मैंने पहले वो बनवाया था जेमिनी से, टू बी ऑनेस्ट, जो सिंसियर बात है ना, जेमिनी ने जो बना के दिया ना, मैंने बोले बच्चों को मैंने दे दिया ना, तो बच्चे बोलेंगे सर हमने पढ़ाया है कुछ है, दिया कुछ है, जबकि दिया उसी में था, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने सवालों को एक्सपेंड कर करके बड़ा बड़ा कर दिया था। फिर बैठ के मैंने छटाई करके उसको शॉर्ट करवा के फॉर्मेटिंग करवा के आप लोगों को दिया। ओके भाई, चैप्टर 10 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अगर किसी ने मुझसे ये बोला ना सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सॉल्यूशन सस्पेंशन के अंदर बहुत डांटूंगा मैं। 9 क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसके बाद आज दोबारा पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन आप 7 क्लास में ही पढ़ा होगा, 6 क्लास में ही पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ते हुए आते हैं सॉल्यूशन के बारे में, ऐसा ही है? ओके, चैप्टर 10 नाम क्या भाई? सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स। बाद में कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ नाम के बारे में, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कॉलॉइड्स क्या होते हैं। ओके, पहली चीज, 3 तरीके की चीजें होती हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। कितने तरीके की होती हैं? 3, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। तीनों में फर्क क्या है? सॉल्यूशन में 2 चीजें डिसॉल्व होकर एक बन जाती हैं, 2 चीजें मिलकर शरबत, ठीक है, और चीनी वाला पानी, नमक वाला पानी मिलकर एक हो गया ना, ऐसा ही है। सस्पेंशन के अंदर 2 चीजें मिलकर एक नहीं होती, जैसे कि मिट्टी वाला पानी। अब सवाल ये आता है, दूध सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है? सॉल्यूशन है अगर, तो आपको पता, दूध में फील आ रही होती है ना कि एक चीज नहीं है उसके अंदर। शरबत वाले पानी में तो लाजमी पता होता है कि एक ही चीज है। सस्पेंशन के अंदर आपको पता लग रहा होता है कि एक चीज तो नहीं है। एम आई क्लियर यहाँ तक? नहीं था, मेरी लॉजिक समझ में नहीं आया? जो चीज़ एक होती है उसके आर पार लाइट चली जाती है, क्लियर है? शरबत के आर पार लाइट जा सकती है? शरबत के आर पार लाइट नहीं जा सकती। रूह अफ़ज़ा की बात है, दूध वाले रूह अफ़ज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लाल रूह अफ़ज़ा जो होता है उसके आर पार कोई इसका शरबत है, लाइट आर पार चली जाती है। यहाँ तक के कोका कोला भले ब्लैक कलर की है, भले, लेकिन उसको भी हमें पता है ट्रांसपेरेंट, कम क्वांटिटी में उसके आर पार लाइट आराम से स्कैटर नहीं होगी, फैलेगी नहीं। यानी कि मैं लाइट यहाँ से मारा हूँ, यहाँ से नहीं निकलेगी, ले जाएगी वो आर पार। वो कलर उसका ब्लैक है इसलिए वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, ये सॉल्यूशंस होते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। सस्पेंशन के अंदर 2 पार्टिकल, इन शॉर्ट सॉल्यूशन में एक फेज होता है, एक पूरा सॉल्यूशन एक जैसा लग रहा है। कॉलॉइड में भी, कॉलॉइड बताता हूँ क्या है, कॉलॉइड में भी एक फेज होता है, पूरा पूरा एक जैसा दिखता है। सस्पेंशन में एक फेज नहीं होता। मिट्टी में पानी में मिट्टी डालोगे, मिट्टी नीचे बैठी भी होगी, कुछ तेज भी होगी, ऊपर साफ सुथरा भी हो सकता है। यही होता है ना, एक फेज नहीं, पूरा एक जैसा नहीं है। तो सस्पेंशन देख के पहचान सकते हो आप ना, इजी है। सॉल्यूशन और कॉलॉइड में क्या फ़र्क है? बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन के आर पार लाइट जा सकती है, सस्पेंशन में स्कैटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉरी, सस्पेंशन में नहीं, कॉलॉइड में। कॉलॉइड में क्या हो जाएगी? जैसे कि दूध है, दूध पे आप लाइट मारोगे, लाइट फैला देगा। लाइट क्या करेगा? वो फैला देगा। एक और मिसाल ना, धुंध देखी है आपने?
धुंध में लाइट मारो, लाइट पूरी फैल जाती है ना, यस और नो? ये दोनों क्या है? कोलॉइड की एग्जांपल्स हैं। कोलॉइड की सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये जो फैलना है ना, ये क्या है? लाइट का स्कैटर होना, लाइट का, ये कहलाता है टिंडाल इफेक्ट। क्या कहलाता है? टिंडाल इफेक्ट। क्या कहलाता है? टिंडाल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां तक कोई मतलब इजी है? हाँ बेटा नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो भाई सॉल्यूशन के अंदर चीजें होती हैं होमोजीनियस, सब एक जैसा दिखता है। कॉलॉइड में भी सब एक जैसा दिखता है, दोनों होमोजीनियस। दोनों क्या है? होमोजीनियस। यहाँ तक क्या मतलब? कॉलॉइड की डेफिनेशन लिखी हुई है नहीं, हेट्रोजीनियस क्यों है ये? बेटा एक सेकंड रुकिए जरा, मैं कंफर्मेशन कर लूँ, ये मुझे गड़बड़ लग रही है। ओके माय बैड, कॉलॉइड हेट्रोजीनियस है। ओके, कॉलॉइड हेट्रोजीनियस है। ओके, अच्छा इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक मजे की बात है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा घर पे। किसी ने कभी मेयोनीज बनाई घर में? मेयोनीज बनाई कभी घर में? मेयोनीज, बात है मेयोनीज कॉलॉइड है। मेयोनीज क्या है? क्यों है कॉलॉइड? मेयोनीज के अंदर सब चिकनी चीजें होती है, उसमें अंडा होता है, तेल होता है, ठीक है, और पानी भी होता है। मिक्स कैसे हो गया? देख रहे हैं मेयोनीज पूरी पूरी एक है। जूम इन करोगे ना तो पानी होगा, तेल लिपटा हुआ होगा, तेल होगा, पानी लिपटा हुआ होगा उसके जूम इन करने पे। जैसे कि हमने कभी शोरबा खाया है, शोरबे तेल लिपट रहा होता है, उसकी बॉल्स बनी हुई चाहता है, पानी लिपटा हुआ होता है उसके ना, लिक्विड लिपटा हुआ होता है, तेल के कतरे अलग अलग तैर रहे होते हैं। बस यही जूम इन कर वो छोटे 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 बहुत छोटे हो जाते हैं। आंखों से देखने में लगेगा कि वो सब एक जैसा है, जूम इन करने में सब क्या है? अरे लगता होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस। यहाँ पर मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ओके, नहीं बेटा लारे, सॉरी हाँ लारे में रेस्टोरेंट में काम नहीं करता था। ओके, अल्लाह आपको सेहत दे बेटा, आपका मैसेज मैंने देख लिया था। ओके, यहाँ तक का मतलब सॉल्यूशंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो मिलाया जाए, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाए, जिसमें सॉल्यूट कम क्वांटिटी, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी। यहां तक कोई मतलब किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्लियर हो गया आपका। कॉलॉइड मैंने बता दिया क्या होता है। अच्छा कॉलॉइड के पार्टिकल, अच्छा एक बात समझिएगा जरा बेटा, सस्पेंशन के पार्टिकल, लगातार बातें कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे। सस्पेंशन के अंदर आपके जो पार्टिकल्स है वो इतने बड़े होते हैं कि आपको आंखों से नजर आ जाते हैं। सॉल्यूशन में इतने छोटे होते हैं कि हमारे नहीं आते। कॉलॉइड में बीच के होते हैं। कॉलॉइड में क्या होते हैं? यानी कि इतने बड़े होते हैं कि माइक्रोस्कोप से नजर आ जाएं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नजर ना आए। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी वजह से, और लाइट की स्कैटरिंग होती है उसके अंदर ना। ओके, यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैंने आपको टिंडल इफेक्ट पढ़ा दिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट की स्पेलिंग ये है। अगर किसी ने मुझे ये बोला था आपने बोल रहे गलत है, प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, आप लोगों को ही बोल रहा हूँ, वो तो मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन सच में नहीं आती है। हर बंदा अपनी मर्जी की प्रोनाउंसिएशन कर सकता है इसकी ना। टिंडल इफेक्ट। ओके, ये क्या है भाई? लाइट स्कैटर हो जाती है दूध के अंदर, फॉग के अंदर लाइट फैल जाती है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कॉलॉइड। ओके ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब आते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस के ऊपर। बेटा चार तरह की ये सब मैं मिटा रहा हूँ, एक और चीज़ बता रहा हूँ फिर मैं मिटाऊंगा सब ना। ब्राउनियन मोशन। बेटा कभी एक काम नोट करिए, घर के ऊपर जाइएगा, पानी की प्लेट लीजिएगा, प्लेट, ग्लास नहीं प्लेट, उसमें एक कतरा डाल दिएगा बस, जर्रा, कोई भी चूने का जर्रा हो, कोई भी चीज़ से जर्रा डाल दिया, हवा नहीं भी चली और जर्रा हिल रहा होगा, वो जर्रा बस तैर रहा होगा रैंडमली ना, वो ब्राउनियन मोशन है। वो क्या है?
ब्राउनियन मोशन ये कहता है कि पार्टिकल जो है ना लिक्विड के कॉन्स्टेंटली मूव हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव हो रहे होते हैं, उसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब ये लिक्विड में हो सकता है, चाहे वो कॉलोइड हो चाहे वो सस्टेन हो रहे हो, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। अच्छा लिक्विड ये कॉलोइड की लिखा हुआ है बुक के अंदर, लेकिन लिक्विड सस्पेंशन सॉल्यूशन तीनों में हो सकते हैं ये ना। ओके याद है कोई मतलब? क्लियर है? मैं बोर्ड अप करूंगा अपना, क्योंकि हम चार इसके न्यूमेरिकल वाली जो ये जब चार चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, ये न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ओके क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है बेटा? बस एक ये चीज़ें पढ़ के फिर मैं ऑफ कर दूंगा आपको। बल्कि एक काम करना, आज इतना ही रखता है। आपकी चार चीज़ें रह गई, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ओके अल्लाह माफ़ करे, फ़ौरन बैक पैक थोड़ा सा सबर कर लिया करें। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना। एवरीवन ऑनलाइन, कोई सवाल है तो बताएं, फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ आपका ना। बेटा केयू के टेस्ट नवंबर में होंगे। बेटा दुआ आप लेट हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा केयू के एडमिशन जो है ना आपके नवंबर दिसंबर में होते हैं, एडमिशन भी और फॉर्म्स भी ना। ठीक है, मैंने आज की क्लास में चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। 10 के अंदर कुछ टॉपिक्स रह गए हमारे ना। तो आपको कोई भी सवाल हो मुझसे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। जी बेटा आई विल अपडेट द रिकॉर्ड ना। ओके जी बेटा दूसरा चैनल बन चुका है एमई कोचिंग सेंटर के नाम से। मैं टाइप करके सेंड कर रहा हूँ आपको नाम ना, MEE कोचिंग सेंटर। उसका अपलोड हो रहे हैं लेक्चर्स ना। लिंक कुछ लेक्चर हमारा भी इशू हुआ तो कुछ अपलोड शायद ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वहाँ पर ना। ठीक है जी बेटा, मेरा नाम सर अवेश है। ओके 10 MCQs आ रहे हैं बेटा। इशू ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सच में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ना। नहीं बताएंगे कितने MCQs हैं टोटल? 100 में से कौन से कितने ये आप निकाल लोगे? ये भी निकल जाएंगे। GK तुक्का मारोगे तो आधे सही लग जाएंगे। आगे बोलो। 10 IQ में 6-7 सही होने चाहिए आपके। पास हो गए ना? पास हो जाओगे, इतना परेशान नहीं हो। जितनी चीज़ें जो मैं कौन सा ये बुलेट मैंने आपको जो पढ़ाई है ना, ये इनको दिमाग में रखो। जो पढ़ा चुका हूँ आज इनको दिमाग में रखो। इतना मुश्किल नहीं है, इतना समझ रहे हो ना। ओके अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। आप लोगों का आज भी टेस्ट नहीं था ना?